अभी तक हमने अध्ययन किया हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में उत्तर भारत का समस्त इतिहास हमने लगभग जो है जितना भी इम्पॉर्टेंट था परीक्षा की दृष्टि से उसको हमने अध्ययन किया है। अब हम अध्ययन करेंगे दक्षिण भारत का। दक्षिण भारत में सभ्यता का उदय कैसे होता है, आज का हमारा विषय यही है। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण IAS। इसको अगर आपने सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। दक्षिण भारत में सभ्यता का उदय, ये NCERT ओल्ड NCERT उसका एक चैप्टर है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर स्टूडेंट को ओल्ड NCERT की जो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत है, ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसके अलावा जो भी NCERT की बुक्स हैं, तैयारी को बेस वहीं से बनाना चाहिए। दक्षिण भारत में सभ्यता का उदय, सभ्यता का उदय। हम जानते हैं कि उत्तर भारत में सभ्यता हड़प्पा काल में ही नगरीकरण की स्थिति प्राप्त कर ली थी। ये स्थिति होती है लगभग 2500 ईसा पूर्व कह सकते हैं, उसके पहले यहाँ शुरू हो गया था। लेकिन क्या दक्षिण भारत में ये स्थिति थी? 2500 ईसा पूर्व में दक्षिण भारत में क्या सभ्यता की ऐसी कोई संभावना थी या कोई ऐसे साक्ष्य पाए गए हैं? तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि दक्षिण भारत में जो सभ्यता का प्रारंभिक संकेत मिलता है, हालांकि बसावट के संकेत तो मिलते हैं, क्योंकि अगर हम पूरा पाषाण युग का अध्ययन करते हैं तो उसमें जो है नर्मदा घाटी या उसके पास या उसके आगे दक्कन में भी नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल के कुछ साक्ष्य मिल जाते हैं। लेकिन सभ्यता के क्षेत्र में सभ्यता का ऐसा कोई साक्ष्य मिलता नहीं है। सबसे पहले जो सभ्यता के उदय के साक्ष्य मिलते हैं वो महापाषाणिक कब्रों में मिलते हैं। उसको महापाषाण काल ही कहते हैं, महापाषाण। ये कौन लोग थे? महापाषाण काल के लोग कौन थे, या इन्हें महापाषाण के मेगालिथ क्यों कहा गया है, महापाषाण क्यों कहा गया, महापाषाण काल वाले क्यों कहा गया है? तो हम जानते हैं कि जो शुरुआती जो बसावट होती है या शुरुआती जो जीवन होता है, मानव का जीवन जो था, सबसे पहले था वो कुछ चीज़ों की खोज करता था। जैसे उसे भोजन चाहिए, आवास चाहिए, दो चीज़ों की नितांत आवश्यकता होती है। गर्मी, सर्दी, बरसात, इससे बचने के लिए उसे शेल्टर चाहिए, आवास चाहिए, और उसे जहाँ आसानी से पानी मिल सके और भोजन मिल सके, ऐसी जगह चाहिए। ऐसी जगह कहाँ होती थी? उस समय तो संसाधन थे नहीं, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता था। तो उसमें रहने के लिए गुफाएं जो, और ये गुफाएं कहाँ होती हैं? पर्वतों में। तो यानी आवास के लिए पर्वत जरूरी था जहाँ गुफाएं हों। नदी भी होनी चाहिए पानी के लिए, क्योंकि कुआं या नलके तो थे नहीं। नदी, पानी की आवश्यकता इनकी पूरी होती थी, क्योंकि कुआं भी नहीं खोद सकते थे और ना तो कुआं खोद सकते थे ना तो नलके लगा सकते थे, दोनों चीज़ें नहीं थी। तीसरी जो आवश्यकता थी भोजन। भोजन ना तो वो खेती करते थे न भोजन पकाते थे, तो उन्हें कैसे मिलता था? या तो कंद मूल फल खाएं, जंगल कंद मूल, ये कहाँ मिलेंगे? जंगल में। तो जंगल होना चाहिए, या तो शिकार करें पशुओं का, जानवरों का, उसका मांस खाएं, तो वो कहाँ मिलेगा? जंगल में। ये चीज़ें, यही स्थिति वहाँ भी थी। दक्षिण भारत में 1000 ईसा पूर्व के पूर्व स्थिति यही थी। लेकिन जब यहाँ पर महापाषाणिक लोग को हम पाते हैं तो थोड़ी सी सभ्यता का संकेत मिलता है, क्योंकि उनके पास लोहे का ज्ञान था। क्या था? लोहे का ज्ञान था। वो बर्तन बनाना जानते थे, बर्तन बनाना जानते थे। इसमें बर्तन बनाने में उनके लाल मृदभांड और काले लाल मृदभांड, काले लाल मृदभांड, ये इनके मृदभांड मतलब बर्तन होता है। तो ये खाने के लिए, बनाने के लिए इसका उपयोग ये करते थे। काले लाल मृदभांड का और लाल मृदभांड का ही प्रयोग करते थे। तो इसमें सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग करते थे। तो इसका मतलब वो बर्तन बना लेते थे। लोहे का ज्ञान था उनको, लेकिन लोहे के ज्ञान में उनको जैसे बर्छी,
उनके जो महापाषाण, इसका हम पहले ये बता देते हैं कि ये हमें मिला कहाँ से। जो महापाषाण कालिक लोग थे, ये जब उनके मृतक या व्यक्ति जब मर जाता था, उसको उसके शव के चारों ओर, यहाँ मान लिया 100 इन्होंने रख दिया, 100 रखा, तो यहाँ बड़े बड़े बोल्डर चारों ओर ढक देते थे, ऐसे पत्थरों से ये घेरा बना देते थे चौकोर, ये पत्थर के घेरे बना देते थे चारों तरफ। इस घेरे के चारों तरफ जो है ये थे, यही हमें साक्ष्य मिले हैं वहाँ से, और इस तरह से। तो यहाँ पर ये 100 रखे जाते थे। 100 में जो था, इनके साथ जीवन यापन की चीज़ें भी रख दी जाती थी, जीवन यापन की चीज़ें रख दी जाती थी। उन्हीं में ये चीज़ें पाई गई हैं, जैसे बर्छी हुई, वर्णाग्र, त्रिशूल, फावड़े, हंसिया, लोहे के सब पाए गए हैं। तो ये सब चीज़ें जो पाई गई हैं, इसमें युद्ध के सामान ज़्यादा थे, या युद्ध के या लड़ाई भिड़ाई वाले जो यंत्र थे या लड़ाई भिड़ाई वाले औजार थे वो ज़्यादा थे, कृषि के औजार कम थे। तो इससे ये लगता है कि ये कृषि बहुत कम करते थे। महापाषाणकालिक लोग जो दक्षिण भारत में पनपे, सभ्यता के प्रारंभ में हमें दिखाई देते हैं, 1000 ईसा पूर्व का इनका समय जो ये मिला है मेगालिथ, 1000 ईसा पूर्व का मांस है, शुरुआत होती है। ये लगभग ईसा की प्रारंभिक सदियों तक, क्या कह सकते हैं कि ईसा की कुछ बाद तक भी, ईसा के बाद तक भी पाए गए हैं कुछ केसेज में। जैसे आज हम सभ्यता देखते हैं तो सभ्यता दिल्ली या राजधानी की सभ्यता और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र की सभ्यता में अंतर होता है। तो इसी तरह से ये सभ्यता जो महापाषाणकालिक सभ्यता थी, वो सभ्यता तो जो केंद्रों में थी या जो जहाँ पर डेवलपमेंट हो गया, वहाँ पर तो सभ्यता जल्दी ख़त्म हो गई। 1500 ईसा पूर्व तक आते आते या 300 ईसा पूर्व तक आते आते ये वहाँ पर नई सभ्यता का उदय हो गया। लेकिन जो सुदूर क्षेत्रों में चल रही थी, वहाँ पर ईसा के प्रारंभिक सदियों तक ये चलती रही। अब ये मेगालिथ जो थे, इनमें इनको जो हम पाते हैं कि अब इस सभ्यता को देखने के लिए सबसे बड़ी बात जो ये है कि इसमें जो कृषि के औजार ना पाया जाना, ये बताता है कि अभी ये कबायली जीवन या इस तरह से जंगली, यानी ये अंशतः बसने के लिए और अंशतः शिकार के लिए पहाड़ी ढलानों पर ही निर्भर थे, जहाँ पर जंगल भी इनके पास थे, नदी भी थी, और रहने के योग्य ढलानों पर इनके रहने योग्य ज़मीन होती थी। वहीं पर थोड़ी कृषि योग्य भूमि निकल आती थी, तो उस पर कृषि कर लेते थे। उसमें वो रागी और चावल उपजाते थे, रागी और चावल। और ये काफ़ी ईसा की 500 या 400 ईसा पूर्व तक चलता रहा। ईस्वी के 400, ये स्थिति ईसा पूर्व के 400 ईसा पूर्व तक चलती रही। लेकिन इसी समय ईसा 400 ईसा पूर्व के या 300 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर भारत में जब एक क्रांति होती है, क्रांति मतलब यह एक धार्मिक क्रांति जब होती है, बौद्ध जैन और ब्राह्मण पंथ पहले से ही था, बौद्ध जैन धर्म आगे आता है, इसका उत्पत्ति होती है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, गौतम बुद्ध और महावीर जैन। तो इसके बाद ये धर्म प्रचारक अपने अपने धर्म को स्थापित करने के लिए दक्षिण की तरफ भागते हैं, क्योंकि उत्तर में इनका काम जब पूरा हो जाता था, 3री-4थी शताब्दी ईसा पूर्व तक पूरा कर लेते हैं, तो 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद ये दक्षिण भारत की तरफ भागते हैं तीनों। कौन कौन? ब्राह्मण, जैन और बौद्ध। यानी हम ऋषिअगस्त्य की कथा से जानते हैं, विंध्य के पर्वत को उन्होंने बोला था कि मेरे लौट के आने तक झुके रहना, तो झुका हुआ है, यानी विंध्य पर्वत अलंघ्य नहीं था, उसको क्रॉस करके जाया जा सकता था। और इसकी हिम्मत जो है 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में, हालांकि उसके पहले भी लोग आते जाते थे, लेकिन ये जब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, उसके पहले के समय में जब विजेता आए गए, उन विजेताओं के आने जाने के बाद इन धार्मिक लोगों के आने जाने का मार्ग खुला और ये सुदूर दक्षिण तक गए।
सुदूर दक्षिण में जब ये पहुँचे तो यहाँ पर ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मेगालिथ लोग, इनसे मुलाकात इन्हीं से हुई। यहाँ पर ये जब पहुँचे तो इन लोगों ने यहाँ पर इनको धान की, पानी में धान कैसे लगाया जाता है, पानी में धान की तकनीक दी। इसके अलावा इन्होंने व्यापार की तकनीक दी। इसके अलावा इन्होंने कृषि की तकनीक दी। तो इस तरह से जो मेगालिथ थे या पाषाणिक लोग थे, इन लोगों ने सभ्यता की इस जो नई ज़मीन थी, चूँकि इनके पास लोहे का औजार था और ये उसमें आगे बढ़े। जब इनके पास तकनीक आई, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मणी कह सकते हैं कि इनका आर्यीकरण हुआ, तो ये अपनी जो ढलान वाली ज़मीनें होती थी, जहाँ ढलान पे रहते थे, या पहाड़ी और जो कह सकते हैं कि जो नदी थी, पहाड़ थे, जंगल थे, इसको इन्होंने त्यागा और कछारी डेल्टा के क्षेत्रों में आए। चूँकि कावेरी डेल्टा, कृष्णा कावेरी डेल्टा जो था, ये बीच का क्षेत्र बहुत उपजाऊ था। कहते हैं कि यहाँ पर एक हाथी जितने में लेट सकता है उतने में 7 लोगों का पेट भर सकता है, उतना अनाज हो सकता है वहाँ पे। तो ये उन क्षेत्रों में उतरे, कछारी डेल्टा को तोड़ा और कृषि योग्य भूमि बनाई। अब जब कृषि योग्य भूमि, इन लोगों का 3री-4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक का इनका यहाँ पर ये कछारी डेल्टा जितने थे, डेल्टा वाले क्षेत्र थे या समतल भूमि जितना क्षेत्र था, वो आबाद होने और ढेर सारी बस्तियाँ बसनी शुरू हो गई। हम जानते हैं कि अगर इतिहास में जो नए युग का प्रारंभ होता है, उसमें धर्मों का प्रचार, सामाजिक स्थितियों का बनना, सामाजिक वर्गीकरण, लेखन कला का आरंभ, साहित्य का आरंभ, ये सब होना ऐतिहासिक काल के लिए ज़रूरी है। और ये स्थितियाँ 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बननी शुरू होती हैं, विशेषकर तब जब ये ब्राह्मण, बौद्ध, जैन विचारक, व्यापारी, इसमें व्यापारी को जोड़िए, और विजेता, ये दक्षिण भारत में जाते हैं। जब यहाँ पर इन लोगों ने कछारी डेल्टा को शुरुआती दौर पे तोड़ना शुरू किया, कछारी डेल्टा को तोड़ करके कृषि उपज करना शुरू किया, कृषि कार्य करना शुरू किया। चूँकि उत्तर भारत में एक्सपेरिमेंट हो चुका था। उत्तर भारत में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हम देखते हैं कि अशोक का विशाल साम्राज्य बन गया था, मौर्य साम्राज्य पूरा स्थापित हो गया था। वहाँ पर जनपद, फिर महाजनपद, फिर मगध साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। और मगध साम्राज्य ने कृषि की तकनीक को उत्तर भारत में गंगा घाटी के जंगलों को साफ करने की तकनीक, खान से पत्थर और कोयल धातुएं निकालने की तकनीक, नदी से सोना प्राप्त करने की तकनीक, खानों से बहुमूल्य पत्थर प्राप्त करने की तकनीक, ये सब यहाँ पर डेवलप हो चुकी थी। कृषि औजार बनाने की तकनीक, कृषि के उपज बढ़ाने की तकनीक, ये सब उत्तर भारत में प्रयोग हो चुकी थी। और ये जो है, ये सब दक्षिण भारत में पहुँची और दक्षिण भारत में इसके पहुंचने से एक नई क्रांति आई और राज्यों के बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। अब राज्य जो बनते हैं, उनमें हम अशोक के अभिलेखों की बात अगर करें तो अशोक के अभिलेख में 4 राज्यों का उल्लेख है, जिसमें 3 का वेरिफिकेशन हम कर सकते हैं। 3 की जो विश्वसनीयता है वो हम जानते हैं। विश्वसनीयता तीनों की, क्योंकि चारों की होगी, क्योंकि चारों का उल्लेख उसने किया है। लेकिन हम 3 को साम्यता स्थापित कर पाए हैं, चौथा अभी नहीं खोजा सका कि ये राज्य कौन था। जैसे उसके अभिलेखों में चोल, चेर, पांड्य और सतीपुत्र, इसके उल्लेख मिलते हैं इन 4 राज्यों के, जिसमें चोल राज्य की स्थिति यहाँ थी। अगर हम ये भारत का नक्शा देख लें तो यह है श्रीलंका, ये है कावेरी नदी, कावेरी, इसके ऊपर यहाँ पर चोल थे, यहाँ सुदूर दक्षिण में पांड्य थे, और ये बाकी जो क्षेत्र था कह सकते हैं, ये इधर ये सकरी पट्टी है जो आज केरल राज्य है, ये थे चेर। ये पूरा क्षेत्र लेकर, यानी चेर राज्य भी
लेकिन सत्यपुत्र की पहचान नहीं हो पाई है, उस समय चेर राज्य भी, आज केरल राज्य जो सकरी पट्टी है, क्योंकि यहाँ पर नीलगिरी या पहाड़ी रेंज है यहाँ पे नीलगिरी, और इधर जो सकरी पट्टी पड़ती है समतल चौरस, जो केरल राज्य है, ये चेर राज्य था। और यहाँ पर पांड्य राज्य था जो सुदूर दक्षिण में, इसके उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में ये चोल राज्य था। ये 3 राज्य आरंभिक राज्यों में वहाँ पर पाते हैं। हम जानते हैं कि ये क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था उस समय, और व्यापारिक दृष्टि से भी यहाँ पर बहुत सारे इसकी स्थिति अधिक उन्नत पाते हैं, क्योंकि यहाँ श्रीलंका जुड़ा था और इधर ये अरब सागर से, इधर बंगाल खाड़ी से इधर इनकी कनेक्टिविटी बनी हुई थी। तो इससे जो है ये राज्य, यहाँ पर राज्य जल्दी पनपे। जो हमने बताया कि अभी कृषि अवशेष जब शुरू हुआ, तो कृषि अवशेष के बाद उसी समय वाणिज्य व्यापार, चूँकि व्यापारी भी गए थे, और संभवतः दक्षिण भारत की अनुकूल परिस्थितियों ने वहाँ के लोगों को, या इन व्यापारियों की प्रेरणा से, या बाहर के जो व्यापारी रोम, चूँकि वहाँ पर उन्नत व्यापार तीसरी सदी से ईसा पूर्व से ही वहाँ पर रोमन साम्राज्य उन्नत था, तो वो व्यापार के लिए, काली मिर्च के लिए यहाँ आते थे, और यहाँ पर काली मिर्च ये उपजाना शुरू किए। कृषि कार्य जब उन्नत हुआ तो यहाँ से उनका संबंध बना। अब जब यहाँ से व्यापार वाणिज्य शुरू हुआ, कृषि हुई, कनेक्टिविटी इधर मलय द्वीप, उसके बाद चीन के साथ संबंध इधर से बना, व्यापारियों के आवागमन से ये स्थितियाँ बनी। हमने बताया कि व्यापारी, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म, व्यापारी, विजेता सब आए थे। तो इस राज्य ने अधिशेष, इन क्षेत्रों ने अधिशेष को प्राप्त किया, कृषि अधिशेष को, चूँकि कृषि तकनीक आ गई थी यहाँ पर। इसके अलावा व्यापार वाणिज्य से उस धन को प्राप्त किया। तीसरा जो प्राप्त किया, व्यापार वाणिज्य से धन को प्राप्त किया, कृषि तकनीक को कृषि से जो अधिशेष है वो प्राप्त किया, और जो इंटरनल व्यापार था, खानों की तकनीक थी, या इस तरह की जो अतिरिक्त रत्न, सोना खानों से प्राप्त करने का ये तकनीक प्राप्त की इन लोगों ने। इससे इनकी समृद्धि लगातार बढ़ती गई, और जब अधिशेष बढ़ा तो राज्य अपने आप डेवलप होने शुरू हो गए, क्योंकि सामान्य व्यवस्था बनाने के लिए एक राजा की ज़रूरत थी। और जब भी अधिशेष बढ़ता है तो उसी में से कबायली जीवन से ही या अर्ध सभ्य जीवन से ही धीरे धीरे व्यवस्था बनती जाती है। और जैसे उत्तर भारत में बनी, पहले जनपद बना, जन से क्या बना, जन से जनपद, जनपद से महाजनपद, और फिर यहाँ से साम्राज्य का निर्माण हुआ। ये स्थितियाँ यहाँ भी होती हैं। हमने बताया कि महापाषाणिक लोग महापाषाणिक थे, फिर ये जनपद टाइप की स्थिति आई यहाँ पर, महाजनपद, क्योंकि मगध साम्राज्य टाइप की मुद्राएं इन स्थितियों में काफ़ी मिलती हैं वहाँ पर। जनपद और महाजनपद टाइप की मुद्राएं जो मगध साम्राज्य में शुरुआती फेज में मिलता है, वो इस तरह की मुद्राएं यहाँ पर मिलती हैं। ऐसे लगता है कि इन स्थितियों ने वहाँ पर डेवलपमेंट किया। अभी अगर व्यापक, चूँकि उत्तर भारत का इतिहास लिखने में जो तत्परता दिखाई गई है, दक्षिण भारत का इतिहास लिखने में तत्परता नहीं दिखाई गई है। स्वयं नीलकंठ शास्त्री जी ने सबसे पहले जो है उत्तर भारत का जो इतिहास लिखा था, उसमें बाद में हालांकि उन्होंने इसका परिमार्जन किया और दक्षिण भारत का इतिहास लिखा। इसी तरह से जो जितने भी लेखक हुए, उनका ध्यान हमेशा उत्तर भारत की तरफ था, दक्षिण भारत की तरफ इतिहास लेखन की तरफ कम था। इसीलिए वहाँ पर उत्खनन और जो इतिहास निर्माण की गति थी वो बहुत स्लो है, और समुचित जो कह सकते हैं कि एक उत्तर भारत की तरह स्पष्ट खाका अभी स्पष्ट नहीं है। इसीलिए इन क्षेत्रों में भी ये स्थितियां आईं, और इन स्थितियों के बाद एक साम्राज्य निर्माण की स्थिति बनी। इनमें सबसे पहला जो राज्य था हम चर्चा करेंगे, उनमें 3 आरंभिक राज्य जो बने, उसमें पांड्य राज्य पहले चर्चा करेंगे। कौन राज्य था? पांड्य। पांड्य राज, ये हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये पांड्य राज था। इसकी राजधानी थी मदुरा।
मदुरई आज भी फेमस है। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर बहुत लोग देखे होंगे। मदुरा जो है फेमस है। और पांड्य राज्य में संगम, जो संगम साहित्य लिखा गया, इसका हम चर्चा अगले क्लास में करेंगे। संगम साहित्य जो लिखा गया, इसमें पांड्य राज्य का उल्लेख किया गया, पांड्य राज्य के शासकों का उल्लेख किया गया है। इसको एक मेगस्थनीज पहला शासक था जिसने जो स्पष्ट रूप से, मेगस्थनीज ने स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया है। अशोक के अभिलेखों में पांड्य राज्य का उल्लेख है। इसने यहाँ पर मोती के लिए प्रसिद्ध बताया है। मोती के लिए एक समृद्ध राज्य बताया। और उसके अनुसार यहाँ के शासका एक महिला थी, महिला तो नहीं थी, लेकिन यह है कि इससे पता चलता है कि जो यहाँ की व्यवस्था थी वो कुछ मातृसत्तात्मक थी। हम देखते हैं केरल राज्य या पांड्यों के बगल में केरल राज्य में आज भी मातृसत्तात्मक व्यवस्था के कुछ लक्षण या काफ़ी लक्षण वहाँ पाए जाते हैं। तो मातृसत्तात्मक व्यवस्था के कुछ लक्षण यहाँ प्राप्त होते हैं। यहीं पर इन्हीं शासकों के, पांड्य शासकों के उसमें संरक्षण में संगम का आयोजन हुआ। 3 संगम आयोजित हुए। तीनों संगम का हम नेक्स्ट वीडियो में उल्लेख करेंगे और अच्छी तरह से, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 3 संगमों का आयोजन हुआ और वहाँ पर ही इन शासकों के या इस समय की भौतिक संस्कृति के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। उसमें तीनों शासकों के आपसी युद्धों का, इनके योद्धाओं का, इनके शासन प्रणाली का बहुत कुछ अतिशयोक्ति, हालांकि बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, लेकिन ये प्राप्त होता है। इन शासकों में जब ये राज्य हुआ तो यहाँ पर ब्राह्मण धर्म फैल चुका था, क्योंकि ब्राह्मण का वहाँ पर बहुत उत्तम स्थान था। यहाँ पर ब्राह्मणों को लाखों स्वर्ण मुद्राएं दान दी जाती थीं। और इसके अलावा इन लोगों ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार अपने दूत भेजे थे। पांड्यों ने अगस्टस के दरबार में अपने दूत भेजे थे। तो ये बताता है कि व्यापारिक जो इनका संपर्क था, ये इस समय रोम से बहुत अच्छे से चल रहा था और इसका लाभ भारत को पूरा मिल रहा था। क्योंकि ये काली मिर्च के जो उत्पादन था, पश्चिम में बहुत मांग थी उसकी, और काली मिर्च यहाँ पर व्यापक पैमाने पर होता था, उगाते थे और उसका वहाँ पर उपयोग, क्योंकि वहाँ पर सर्दियों में, पश्चिम में सर्दियों में, यूरोप में सर्दियों में, उस समय मांस को सुरक्षित करने के लिए और कोई साधन नहीं था। तो जो जानवर थे या जो मांस जिनका उपयोग करना होता था, उसको मार करके और काली मिर्च लगा करके उस जमा फ्रीज करके रख देते थे, ताकि वो गर्मी में जब हो, क्योंकि चारा अगर ठंडियों में मिल नहीं पाता था और चारा ना मिलने की स्थिति से जानवर वैसे ही मर जाते, तो उनको मार करके और उनका गर्मियों में मांस या सर्दी में ही समय समय पर उनका आवश्यकता अनुसार मांस यूज करते थे। तो इसीलिए काली मिर्च की दक्षिण में पश्चिम या यूरोप में बहुत मांग थी। इसके बाद चोल की बात करें, चोल कावेरी के उत्तर में थे यहाँ के। ये कावेरी नदी है, ये कावेरी नदी है। कावेरी नदी के ये है, कावेरी तीर बना देते हैं ताकि स्पष्ट रहे। कावेरी नदी के उत्तर में चोलों का राज्य था। चोल शासक लंबे समय तक शासन किया इन्होंने। सबसे प्रारंभिक राजा की बात करें तो ये एलारा नामक राजा था। इसने श्रीलंका पर आक्रमण किया, वहाँ 50 वर्ष तक शासन किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो शासन था करिकाल का। ईसा की 2री सदी में। यहाँ करिकाल शासन, इसने भी श्रीलंका पर आक्रमण किया, उस पर आक्रमण किया, वहाँ पर विजय प्राप्त की और वहाँ से गुलामों को ले आया। और कावेरी पट्टनम इसकी राजधानी थी। इसका महत्वपूर्ण क्षेत्र था उरेऊ और इसकी राजधानी थी कावेरी पत्तनम। करिकाल ने बसाया था। पहले उरेऊ राजधानी थी, बाद में करिकाल ने क्या बसाया? कावेरी पत्तनम को, पुहार को बसाया। इसका नाम था, आधुनिक नाम कावेरी पत्तनम। ये इसका बंदरगाह भी था और राजधानी भी थी।
कावेरी नदी पर एक बांध बनाया गया, 160 किलोमीटर लंबा बांध। कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया। इसको जो 12,000 गुलाम लाए गए थे श्रीलंका से, इससे इसने इन गुलामों से उसने बनवाया इसको। इसके अलावा इसके पास नौसेना थी, और ये उरेऊर जो है सूती कपड़े के लिए फेमस था, सूती वस्त्र के लिए फेमस था उरेऊ। इसके पास नौसेना भी थी। हम जब आगे पढ़ेंगे 9वीं 10वीं शताब्दी का इतिहास, चोल का इतिहास जब पढ़ेंगे तो देखेंगे किस तरह से चोलों ने, नौसेना की परंपरा यहाँ प्रारंभिक सदियों से थी, और किस तरह से चोलों ने इसका उपयोग लगातार करते हुए बंगाल की खाड़ी को एक झील में तब्दील कर दिया था। और श्री विजय साम्राज्य और तमाम सारे उधर शैलेंद्र वंश उधर अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था, और इसकी नौसेना अजेय हो गई थी। इसके अलावा जो है, अगर हम आगे देखें करिकाल के बाद की स्थिति जब देखते हैं, तो करिकाल के उत्तराधिकारियों के समय में चोल वंश का पतन होता है, और यहाँ से पांड्यों ने, इधर से पांड्यों ने, ऊपर से पल्लवों ने, पल्लव थे ऊपर, यहाँ के एक ऊपर पल्लव थे, पल्लवों ने इधर से, पांड्यों ने इधर से, चेरों ने इधर से, सब ने मिल करके पहले चेर और पांड्यों ने, और चौथी सदी में पल्लवों ने ऊपर से कर करके चोलों को समाप्त कर दिया। और चोल चौथी से 9वीं सदी तक इतिहास से गायब रहते हैं, इतिहास से गायब रहते हैं, यानी इतिहास में इनका उल्लेख नहीं मिलता है। 9वीं सदी में विजयालय के शासक बनने के साथ ही पुनः चोलों का इतिहास प्रारंभ होता है। इस बीच में ये संभवतः पल्लवों के सामंत के रूप में बने रहते हैं, और इनका कोई सामंत के रूप में ही रहते हैं, किसी राज्य या इस तरह से कोई इतिहास या राजा के कोई उल्लेख मिलता नहीं है। अगला शासक होता है चेर, जो उसके पांड्य का उल्लेख है, चोल का उल्लेख है। इसके बाद अगला जो है चेर हमने बताया कि जो केरल राज्य आज का है, जो सकरी पट्टी है पूर्वी तट पश्चिमी तट पर, उस सकरी पट्टी और कुछ क्षेत्र जो है मिला करके ये चेर राज्य था। और उस समय चेर राज्य उतना ही शक्तिशाली था जितना पांड्य और चोल। यहाँ पर एक फेमस राजा हुआ चेर, लाल चेर या भला चेर सेनगुट्टवन। इसने जो है उत्तर भारत पर चढ़ाई की, गंगा नदी पार किया। हालांकि ये जो है ये अतिशयोक्ति है, लेकिन इसका उल्लेख संगम साहित्य में प्राप्त होता है। और यहाँ से भी व्यापार जो था वो रोम के साथ इसका व्यापार चलता था। यहाँ पर रोमनों ने दो सैन्य टुकड़ियाँ अपनी सुरक्षा के लिए रखी थी, दो सैनिक टुकड़ियाँ। इसके अलावा दो सैनिक टुकड़ियाँ, आगस्टस का एक मंदिर भी यहाँ बना हुआ था। यहाँ पर आगस्टस का एक मंदिर। प्रमुख केंद्र मुजीरस था, मुजीरी या मुजीरस एक प्रमुख केंद्र था यहाँ पर रोम व्यापार के लिए, रोम साम्राज्य के साथ व्यापार के लिए एक बहुत ही प्रमुख केंद्र था। इसके अलावा अगर हम बात करें, इन तीनों राज्यों के निर्माण के साथ ही निर्माण हुआ, और तीनों राज्यों ने आपसी साम्राज्य या प्रतिस्पर्धा के लिए, जैसे हम उत्तर भारत में देखते हैं, मगध का निर्माण होता महाजनपदों काल में। मगध महाजनपद ही रहता है, लेकिन अवंती, वत्स, सूरसेन या अन्य जो कौशल, अवंती, वत्स और मगध, ये चार जो शक्तिशाली होते हैं, इनमें आपस में संघर्ष तब तक चलता है जब तक कि एक साम्राज्य मगध सारे को निगल नहीं लेता है, या एक साम्राज्य के रूप में इसका निर्माण नहीं हो जाता है। इसी तरह से यहाँ भी तीन राज्यों का, चेर, पांड्य और चोलों का इतिहास लगातार आपसी युद्धों का इतिहास है। इसमें श्रीलंका भी एक
निष्पक्ष भूमिका के रूप में शामिल होता रहता है, क्योंकि ये श्रीलंका की स्थिति कभी इतनी नहीं रही कि उसके विजेता भारत में आ सकें। लेकिन भारत से विजेता चोलों ने कई बार जो है प्रारंभिक सदियों में भी और बाद में 9वीं सदी में भी इस पर आक्रमण करके इस पर विजय प्राप्त की। राजराज प्रथम ने भी, चोल ने भी, करिकाल ने भी, एलारा ने भी, इन राज्यों ने इन पर विजय प्राप्त की। तो इसलिए एक भूमिका के रूप में इसकी भी हमेशा उपस्थिति रही है। और इन 3 राज्यों का आपसी युद्धों का इतिहास है। चेर राजा ने, अगर बात किया जाए, चेर राजा ने चोलों पर आक्रमण किया तो करिकाल के पिता की हत्या कर दी। हालांकि बाद में चेर राजा भी मारा गया, और परंतु उसके अपने पीठ पर घाव लगने के कारण बाद के एक शासक ने अपनी आत्महत्या कर ली। तो ये लगता है कि इनमें आपसी संघर्ष लगातार बना हुआ था। अब बात करते हैं कि इनकी समृद्धि का जो कारण था, इतनी युद्ध के बाद भी समृद्धि कारण क्या था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारण था, ये गोल मिर्च उगाते थे। क्या करते थे? गोल मिर्च, इसे बाद में यवन प्रिय भी कहा गया। यवन प्रिय चूँकि इसका पश्चिम में व्यापार होता था, यवन प्रिय कहा गया है। और दूसरा जो है हाथी दांत, क्योंकि अभी भी केरल में देखते हैं हाथियों के पर जो क्रुएल्टी है उसके लगातार साक्ष्य मिलते रहते हैं, तो कि वहाँ हाथी बहुत होते हैं। तो हाथी दांत की पश्चिम में बहुत मांग थी, तो हाथी दांत का व्यापार। तीसरा बहुमूल्य रत्नों का व्यापार। इसके अलावा उदयपुर हम जानते हैं, उदयपुर किसके लिए फेमस था? सूती वस्त्र के लिए। इसके अलावा रेशम, सूती वस्त्र, रेशम, क्योंकि हम रेशम पर कढ़ाई के बहुत सारे तरीके संगम ग्रंथों में पाते हैं। ये सब, उदयपुर का कपास व्यापार बहुत फेमस था, यहाँ से कपास का व्यापार होता था। इसके अलावा ये जो व्यापार करते थे मिस्र एवं अरब के साथ, यहाँ से मिस्र और अरब के साथ, मिस्र, अरब प्लस इनके साथ ये, और प्लस रोम के साथ। यहाँ पर मलय द्वीप, और फिर वहाँ से चीन के साथ इनका निरंतर व्यापार होता रहता था, और इससे लगातार समृद्धि प्राप्त करते रहते थे। और आपसी युद्ध के बाद भी इनकी समृद्धि बनी हुई थी। इसका उल्लेख हमने देखा कि मेगास्थनीज ने भी किया है, अशोक के अभिलेखों में इनका उल्लेख हुआ है। अगले वीडियो में हम संगम साहित्य के बारे में, उसमें क्या क्या उल्लेख है इन राजाओं के बारे में, इन राज्यों के बारे में, इन राजाओं के बारे में, यहाँ की सामाजिक संरचना कैसी बनी, क्योंकि ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था यहाँ भी आई, उस वर्ण व्यवस्था ने किस स्तर पे इनको प्रभावित किया। इसके अलावा बौद्ध जैन धर्म ने किस तरह प्रभावित किया, उसका कहाँ पर उपयोग है, बौद्ध साहित्य संगम साहित्य कौन कौन से हैं, उनमें उसके विषय क्या हैं, इसके बारे में हम पूरा अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।